हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वन शॉट लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर क्लास 12th का। बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और मैं जितनी भी चीजें करा रहा हूँ भाई, इससे बाहर जेईई मेंस में कुछ नहीं आने वाला है। मैं सारे के सारे नोट्स भी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। अपन लोग बचपन में बहुत खेलते थे मैग्नेट वगैरह से। तो अब ये मैग्नेट्स होते क्या है? मैग्नेट भाई ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड स्टील को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेज को क्या बोलते हैं अपन? मैग्नेट बोलते हैं। अच्छा, ये मैग्नेटिज्म वर्ड क्या है? मैग्नेटिज्म वर्ड ये मैग्नेट्स की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, स्टील एंड कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर लेती है। इसी प्रॉपर्टी को मैग्नेट की हम क्या बोल देते हैं भाई? मैग्नेटिज्म। बात समझ में आ रही है? अच्छा, टाइप ऑफ मैग्नेट, दो तरह की मैग्नेट होती है अपने पास। कौन कौन सी? एक होती है नेचुरल मैग्नेट जो कि नेचर में पाई जाती है ना। इनकी लिमिटेशन क्या है कि ये वीक मैग्नेट होती है यार, है ना, इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। दूसरा, इनका इरेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स शेप भी नहीं होता। फिर अपने पास होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट को अपन आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं यूजिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इनके एडवांटेज क्या है कि इनको हम कैसा भी शेप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, है ना। और ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स की। ये तुम क्लास 10th में भी पढ़ते हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई? लाइक पोल जो है वो रिपेल करेंगे और जो अनलाइक पोल है वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, भाई किसी रूम में धागे से तुमने मैग्नेट लटका दी, ओके, तो क्या होगा? वो मैग्नेट जो है वो स्टॉप होगी किस डायरेक्शन में? वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टॉप होगी, जिसमें उसका नॉर्थ पोल जो है वो जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। और जो उसका साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? और भाई हर एक पोल की जो होती है, जैसे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ऐसा नहीं कि किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल स्ट्रांग है और साउथ पोल वीक है, ऐसा नहीं होता। जितना स्ट्रांग नॉर्थ पोल होगा किसी मैग्नेट का, उतना ही स्ट्रांग उसका साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। भाई कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें सिर्फ नॉर्थ पोल रखा हुआ मिल जाए, साउथ मिले ही ना। अगर तुम्हें नॉर्थ पोल मिलेगा तो उसके साथ में साउथ पोल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है। और क्या बोला गया है? मैग्नेटिक पोल्स आर सिचुएटेड स्लाइटली इनसाइड द एंड्स ऑफ ए मैग्नेट, hence the magnetic length is nearly 6/7 times the geographic length of the magnet, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है कि अपने पास एक मैग्नेट है, इसमें एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। ये हमने बोला कि भाई इसकी जो ज्योमेट्रिक लेंथ है वो कितनी है? एल है। मैग्नेट की लेंथ कितनी है भाई? एल है, ज्योमेट्रिक लेंथ। फिर इसमें बोला गया कि साउथ पोल बिल्कुल एंड पे नहीं होता, साउथ पोल को माना गया ये थोड़ा सा अंदर है मैग्नेट के। ऐसे ही नॉर्थ पोल भी थोड़ा सा अंदर है इस मैग्नेट के। और ये माना गया है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल का जो डिस्टेंस है ना भाई, वो 6l/7 होगा। कितना होगा? 6l/7 होगा, है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। वो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, और ये कितना होता है? 6/7 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। बात समझ में आ रही है? अगर मैग्नेट क्या है तुम्हारी 7 सेंटीमीटर की है, मैग्नेट अगर 7 सेंटीमीटर की है ज्योमेट्रिक लेंथ उसकी, तो जो मैग्नेटिक लेंथ हम बोलेंगे वो कितनी हो जाएगी? 6/7 टाइम्स ऑफ 7 सेंटीमीटर। मतलब ये जो मैग्नेटिक लेंथ निकल के आएगी, साउथ पोल और नॉर्थ पोल का डिस्टेंस माना जाएगा ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? ए मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इनटू एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड नियर इट। ये बोल रहा है अगर तुम किसी मैग्नेट के पास एक आयरन का पीस रख दोगे, आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी। तो बोला है कि अगर किसी मैग्नेट के पास तुम आयरन का पीस रख दोगे ना, तो 1-2 दिन बाद तुम देखोगे, तुम पाओगे क्या क्या पाओगे कि आयरन भी अब एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगा। इस आयरन के पास भी नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसने यही बोला कि अगर किसी मैग्नेट के पास एक अगर तुम आयरन वगैरह रख दोगे तो वो आयरन भी एक मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है भाई, फिर क्या बोला गया हमसे? बोला गया है आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट नॉर्मली फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर नॉर्मली ऑन द साउथ पोल। बोला है कि मैग्नेट के बाहर ये जो अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी और साउथ पोल में एंटर करेंगी। ठीक है, क्या बोला गया भाई कि आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ में एंटर कर जाएंगी। लेकिन बोल रहा है कि इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा? दे स्टार्ट नॉर्मली फ्रॉम साउथ पोल एंड इमर्ज नॉर्मली ऑन नॉर्थ पोल। बोला अगर इनसाइड द मैग्नेट तुम बात करते हो ना भाई, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगी। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर जाने वाली है बच्चों? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाने वाली है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाने वाली है। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है,
तो बच्चों नेक्स्ट है अपने पास कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये सेम वैसा ही है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था। यहाँ पर हमने क्या किया, अपन ने दो पोल लिए, एक नॉर्थ पोल लिया, एक साउथ पोल लिया। हमें इन दोनों के बीच की फोर्स बतानी है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल की जो पोल की स्ट्रेंथ है उसको हम मेजर कर रहे हैं Q1 से, और साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है कि पोल कितना स्ट्रांग है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q2 से, है ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एज अ मैग्नेटिक चार्ज की तरह हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। नॉर्थ पोल को हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है, नॉर्थ पोल को क्या बोलते हैं हम, एक पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज हम बोलते हैं इसको। और साउथ पोल को हम ट्रीट करते हैं एज अ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। साउथ पोल को कैसा ट्रीट करते हैं हम, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह। तो इसने बोला दो पोल्स के बीच की जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके पोल स्ट्रेंथ के, प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स के। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहां से आ गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर K की वैल्यू होती है म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और Q क्या है यहाँ पर, Q1 Q2 है पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर। क्या यूनिट होती है पोल स्ट्रेंथ की, एम्पियर मीटर यूनिट होती है। तो इस क्वेश्चन में देखो भाई हमें क्या दे रखा है, हमसे बोला गया है टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स having pole strength 1 ampere meter and 2 ampere meter are placed 1 meter apart. You have to find out the point where unit magnetic pole experiences no force. भाई ऐसे समझो तुम्हारे पास दो सिमिलर पोल थे, मैं मान लेता हूं मेरे पास दो नॉर्थ पोल थे, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है ना। इसकी पोल स्ट्रेंथ अपने को कितनी दे रखी है 1 एम्पियर मीटर, और इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या दे रखी है 2 एम्पियर मीटर। इनको मान लो ये तुम्हारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हें एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर तुम तीसरा चार्ज रख सकते हो सो डेट उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो हम इलेक्ट्रोस्टैट से जानते हैं कि अगर अपने पास दो सेम चार्ज है और ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पर कोई फोर्स ना लगे, तो वो पॉइंट क्या होता है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच में कहीं लाई करता है। तो हम मान लेते हैं कि वो जो अपना तीसरा पॉइंट है वो अपना यही वाला पॉइंट है, और यहाँ हमने यूनिट मैग्नेटिक पोल रखा है, मतलब Q नॉट इज इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर रख दिया। इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो मैं बोलूंगा जितना इस वाले नॉर्थ पोल ने फोर्स लगाई होगी Q नॉट पे, उतना ही इस वाले नॉर्थ पोल ने फोर्स लगाई होगी। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रही होगी तो फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया होगा, और नेट फोर्स जो लग रही होगी इस यूनिट मैग्नेटिक पोल पे वो कितनी लग रही होगी, 0। तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 दिस शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2। तो ये हो जाएगा K Q1 इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर दे रखा था, मान लेते हैं पहले वाले से इसका डिस्टेंस है x, तो दूसरे वाले से डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो K 1 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, और Q2 की वजह से देखेंगे अगर Q नॉट पे फोर्स तो वो आएगी K 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। क्या आ जाएगा भाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 2x। तो ये अपने पास बन जाएगा रूट 2 प्लस का 1 इंटू में x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 ओवर रूट 2 प्लस 1। इसको रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास रूट 2 माइनस 1 दैट इज 0.414 मीटर। तो मतलब Q नॉट को हमें 1 एम्पियर मीटर वाले मैग्नेटिक पोल से 0.414 मीटर पे रखना पड़ेगा, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाली। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट है अपने पास बार मैग्नेट एज मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, सेम ऐसा ही अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मींस अपने पास दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और वो एक स्मॉल डिस्टेंस d या l से एक दूसरे से दूर रखे होंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ एंड द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। भाई वहां पर कैसे हम डिफाइन करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट, Q इंटू एल, है ना। तो यहाँ पर Q की जगह, चार्ज की जगह कौन आ जाएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और L इज द सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स, ठीक है। तो अपन ने एक बार मैग्नेट ले रखी है यहाँ पे, इसमें एक पोल क्या है अपने पास साउथ पोल और नॉर्थ पोल। साउथ को हम कैसा ट्रीट करेंगे, नेगेटिव, नॉर्थ को पॉजिटिव। तो अपनी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल होगी। m से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू एल। यूनिट क्या हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट है भाई एम्पियर मीटर, और लेंथ की क्या हो जाएगी मीटर, तो यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। और ये हमें बताता है कि भाई कोई भी बार मैग्नेट कितनी स्ट्रांग है, या फिर कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल कितना स्ट्रांग है, ठीक है। फिर हमसे बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक मोनोपोल। भाई मान लो समहाउ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर गया, बोला है नॉर्थ पोल की वजह से P पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अच्छा अगर मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता तो मैं बोलता सीधा KQ बाय आर स्क्वायर,
तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी मैं बोलूंगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट इस बार क्यू क्या है अपना पोल स्ट्रेंथ है और के की वैल्यू क्या है म्यू नॉट ओवर 4 पाई। ये सेम इलेक्ट्रोस्टेट वाले फॉर्मूले भाई, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है पूरा, ठीक है। एक अच्छे बच्चे को यही लगेगा कि ये सारी चीजें तो मैंने पढ़ रखी है भाई। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट हमसे बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। किसी भी बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। भाई नॉर्मल डाइपोल के केस में एक बार याद कर लो, एक्सियल पॉइंट पे तुम फील्ड बोलते थे कि ये होता है 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सेम यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी सेम है, 2kp की जगह m बाय आर क्यूब, क्या आ गया 2km बाय आर क्यूब। बोल रहा है ये एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगा। ये अपना एक्सियल पॉइंट था, तो इधर अगर हम देखें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में क्या है अपना एक्सियल वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इक्वेटोरियल वाला अगर हम डाइपोल के केस में बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, तो वो आता था kp बाय आर क्यूब, है ना, माइनस kp वेक्टर बाय आर क्यूब अगर वेक्टर फॉर्म में मैं बोलूँ तो। इसकी डायरेक्शन होती थी अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पे क्या आ गया माइनस km बाय आर क्यूब। इसकी डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट टू m वेक्टर, ठीक है। अभी अभी हम देख चुके हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो इक्वेटोरियल पे फील्ड किधर हो जाएगा नॉर्थ से साउथ, इधर भी क्या हो जाएगा नॉर्थ से साउथ, है ना। और बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला km बाय आर क्यूब और बी एक्सियल का फॉर्मूला 2km बाय आर क्यूब। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो बहुत ही इजी से सवाल पूछे जाते हैं मेंस वगैरह में रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमसे बोला गया है कि एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ है L और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट बोल रखी है M। भाई एक स्टील का वायर ले लेते हैं, है ना। अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है, इट मींस ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है L, है ना। तो अगर मैं इसकी मैग्नेटिक मोमेंट लिखना चाहूँ, मैं इसकी मैग्नेटिक मोमेंट बोलूंगा मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू ईदर पोल स्ट्रेंथ इनटू में लेंथ L। बोला है अब तुमने इसको बेंड कर दिया एक सेमी सर्कुलर आर्क की फॉर्म में, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। सेमी सर्कुलर आर्क की फॉर्म में हमने इसको क्या किया है, इसको हमने सेमी सर्कुलर आर्क की शेप में बेंड कर दिया है भाई, ठीक है। तो एक चीज तो अभी जो चेंज नहीं होने वाली वो क्या होगी, एक चीज जो चेंज नहीं होगी वो ये होगी कि यहाँ पे जो लेंथ है वो फिक्स रहेगी। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा r। तो L को मैं यहाँ पर बोलूंगा L इज इक्वल टू पाई इंटू आर। तो R की वैल्यू क्या मिल जाएगी L अपॉन में पाई। अच्छा अब पोल्स के बीच का डिस्टेंस, पोल के बीच का डिस्टेंस L डैश बोल दे रहे हैं, यही तो पोल के बीच का डिस्टेंस है वही L डैश। L डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ R, तो ये हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाय पाई। अच्छा अब अगर मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट लिखनी है तो मैं इसकी मैग्नेटिक मोमेंट बोलूंगा ईदर पोल इनटू में Q 2L डिवाइडेड बाय पाई, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। तो ये हो जाएगा 2 बाय पाई इनटू में QL, है ना। और Q इंटू L ही अपने को क्या दे रखा था M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो इनिशियली थी। तो फाइनल या फिर न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी, हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय पाई। M डैश की वैल्यू क्या हो गई भाई 2m बाय पाई हो गई। और इसी के साथ ये प्रॉब्लम भी क्या हो गया फिनिश हो गया, ठीक है भाई। इजी प्रॉब्लम था, कोई टफ नहीं था इसमें कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों में क्या दे रखा है, हमें दो मैग्नेट दे रखी है मैग्नेट 1 एंड मैग्नेट 2 और बोला हुआ है इनकी वजह से P पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमें बताना है इन दोनों मैग्नेट्स की डाइपोल मोमेंट का रेशियो क्या होगा। ये जो अपनी मैग्नेट 1 है इसकी डाइपोल मोमेंट है M1 और मैग्नेट 2 की डाइपोल मोमेंट कितनी है M2। हमें M1 M2 का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें फर्स्ट वाली मैग्नेट के लिए ये जो P पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो अपोजिट टू क्या जाएगा, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट है इसकी किस डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ, तो इस पॉइंट पे फील्ड जाएगा इसके अपोजिट, ठीक है। तो अपन मार्क कर देते हैं यहाँ पे दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वाली मैग्नेट। सेकेंड वाली मैग्नेट के लिए एक्सियल पॉइंट है तो उसकी वजह से तो एक्सिस के अलोंग होगा इसके B2 इस तरह से। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो 1030 की वैल्यू है 1030 की वैल्यू मेरे को मिलेगी B1 अपॉन में B2, है ना। तो 1030 होता है अपना 1/√3 और B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो इक्वेटोरियल वाला फील्ड था ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी Km डिवाइडेड बाय आर क्यूब, Km1 बाय आर क्यूब, ओके। और B2 क्या था एक्सियल वाला फील्ड था तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2Km2 बाय में आर क्यूब। तो देखो आर क्यूब से आर क्यूब गया, K से K गया, तो यहां से तुम्हारे पास M1 अपॉन में M2 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 2/√3 और यही अपना आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। बात समझ में आई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों में क्या दे रखा है, हमें बोला गया है फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ओके भाई, बोला है हर एक मैग्नेट की जो डाइपोल मोमेंट है वो है M।
तो बोला है किस केस में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम या हाईएस्ट होने वाली है। ओके, तो पहले केस में अगर मैं बात करूं भाई, इसके लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट में बनाऊं, इधर की तरफ होगा एम वेक्टर एक, है ना, और एक एम वेक्टर अपना होगा इधर की तरफ साउथ से नॉर्थ। ये दोनों मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसमें अगर मैं बोलूं नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जो कि अपने पास कितना आ जाएगा, तो रूट 2m आ जाएगा। अच्छा, सेकेंड वाले में देखें, एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ होगी एम वेक्टर साउथ से नॉर्थ, और एक मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इधर होगा साउथ से नॉर्थ। भाई ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी मिली, 0 मिली। तीसरे केस में देखें तो एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ, दूसरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, दोनों के बीच में एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो ओवरऑल ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m कॉमन लेके स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। फोर्थ वाले केस में देखें, अगेन दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर हमें मिल रहे हैं, और दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो ये इसमें नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, रूट 3m हो जाएगी। तो क्लियरली किस वाले केस में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है थर्ड वाले केस में। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, ये काफी बढ़िया प्रॉब्लम है, मेंस 2010 में पूछी गई है। बोला गया है हमसे दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट है, उनको फिक्स कर दिया है और उनका सेंटर जो है डी डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है भाई, दोनों का सेंटर कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे। ए स्टेशनरी चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पी, एक स्टेशनरी चार्ज हमने पी पॉइंट पे प्लेस कर दिया। स्टेशनरी है, याद रखना, ठीक है, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ चार्ज है ये। ओके, तो बोला गया है कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, 0 लगेगी, ओपी के अलोंग लगेगी, पीओ के अलोंग लगेगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर लगेगी, क्या लगेगी। पहली बात मैंने तुम्हें बताया था मैग्नेटिज्म चैप्टर पे, फोर्स हमेशा, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा मूविंग चार्ज पे लगती है, बट ये तो चार्ज ही रेस्ट पर है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग जाएगी भाई, 0 लग जाएगी। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीधा सीधा थ्योरेटिकल, बहुत ही ज्यादा डीप में जाके ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई रेस्ट पे जो चार्ज है उस पे तो कोई फोर्स लगेगी ही नहीं, मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगती है, हमेशा मूविंग चार्ज के ऊपर लगती है। बात समझ में आई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी सा प्रॉब्लम है। हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है ए बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट m। ठीक है भाई, एक बार मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट L m है, तो हम बोल लेते हैं m इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। इनिशियली उसकी लेंथ थी L, क्यू है पोल स्ट्रेंथ। बोला है कि अब हमने इसको कट कर दिया दो इक्वल पार्ट में, तो बोला है हर एक पार्ट की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो जाएगी भाई। अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो नई मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी q टाइम्स ऑफ लेंथ L/2। तो कितना हो जाएगा ये m/2, दैट इज 0.5m। तो सीधा सीधा आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों अपने पास टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेम अपन ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पर टॉर्क निकल के आती थी P क्रॉस E। यहाँ पर सेम आने वाली है, P की जगह आ जाएगा M और E की जगह आ जाएगा B। तो कितनी आएगी, M क्रॉस B निकल के आने वाली है। अभी देखते हैं कैसे, है ना। अपन ने क्या किया, एक मैग्नेटिक डाइपोल ले लिया, ठीक है भाई, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है। नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज की तरह। तो इस पे फोर्स लग जाएगी अलोंग द फील्ड, दैट इज Q इंटू बी। और साउथ पोल पे फोर्स लगेगी अपोजिट टू B, कितनी लगेगी, Q इंटू बी, सेम फोर्स लगेगी। अच्छा, नेट फोर्स देखे तो कितनी निकल के आ रही है, 0 निकल के आ रही है, प्लस QB माइनस QB एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, है ना। तो यहाँ से हमें प्रूव हो रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये जो अपना मैग्नेटिक डाइपोल है या बार मैग्नेट है, ये सिर्फ रोटेशनल मोशन करेगा, कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा यूनिफॉर्म फील्ड में। ठीक है, सीबीएसई वगैरह में पूछ लिया जाता है ये सारी चीजें। अब हमसे ये पूछा कि बताओ टॉर्क कितनी लगेगी। टॉर्क के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई एस के अबाउट ही टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ। एस के अबाउट टॉर्क मान लो यहीं पर हम बैठ गए, तो क्यूबी की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी, इस वाले क्यूबी की वजह से कोई टॉर्क नहीं लगेगी, है ना। टॉर्क लगेगी सिर्फ इस वाले क्यूबी की वजह से। और ये हो कितना जाएगा, फोर्स, और ये डिस्टेंस कितना है इसका, लाइन ऑफ फोर्स का, ये डिस्टेंस हो जाएगा अपने पास L साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया क्यूबी इंटू L साइन थीटा। तो टॉर्क आ गई अपने पास MB साइन थीटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखूं तो टॉर्क क्या हो जाएगी, M क्रॉस B हो जाएगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि अगर M वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया B वेक्टर के, तो अपना थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, उस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगी, दैट इज MB। और अगर अपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो थीटा जीरो, उस केस में टॉर्क मिनिमम हो कितनी जाएगी, जीरो, और इसी को बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। इसका मतलब ये होता है कि इस तरह से तुमने मैग्नेट अगर रख दी थी, है ना, इधर की तरफ साउथ पोल, इधर की तरफ नॉर्थ पोल। फिर क्या है, अगर एम वेक्टर एंटी पैरेलल हुआ मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब ये अपने पास एक मैग्नेट रखी हुई है साउथ पोल नॉर्थ पोल, और इधर की तरफ है क्या अपना बी वेक्टर, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा एम वेक्टर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, है ना। तो इस केस में अपना जो टॉर्क आएगी वो जीरो आएगी, है ना, टॉर्क मिनिमम होगी, डाइपोल इस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। बात समझ में आ रही है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, डाइपोल अपना ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा, क्योंकि इस पे उस केस में नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, नॉन जीरो टॉर्क लगने वाली है। यूनिफॉर्म फील्ड में सिर्फ घूमता है अपनी पोजीशन में अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में वो घूमता भी है और घूमते घूमते आगे भी बढ़ रहा होता है। बात समझ में आ रही है भाई। नेक्स्ट क्या है अपने पास, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। किसी भी डाइपोल को अगर तुम्हें थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल में रोटेट करना है तो उसमें वर्क डन होगा किसके बराबर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, दैट इज माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा फाइनल माइनस कॉस ऑफ थीटा इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें मैग्नेटिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में पोटेंशियल एनर्जी होती थी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर माइनस एम बी कॉस थीटा, है ना। और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे ऊपर डिस्कस करें कि अगर एम वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो थीटा 90 पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की हम क्या बोलेंगे उस केस में जीरो है। एम वेक्टर अगर बी वेक्टर के पैरेलल हुआ तो थीटा जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, दैट इज माइनस एम बी, और इसको हम क्या बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो थीटा 180, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, दैट इज प्लस एम बी, और इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई बच्चों। नेक्स्ट है अपने पास एसएचएम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एसएचएम के बारे में पढ़ेंगे कि अपने पास एक मैग्नेटिक डाइपोल था, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो भाई ठीक है, इस पर टॉर्क वॉर्क लगेगी और ये अपनी पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट वगैरह करने लगेगा, तो उसी का हमें टाइम पीरियड बताना है। भाई किसी भी टाइम पे इस पे जो टॉर्क लग रही होगी वो लग रही होगी माइनस एम बी साइन थीटा, माइनस साइन मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क, थीटा बहुत छोटा है तो ये क्या बन जाएगा माइनस एम बी थीटा बन जाएगा। वही टॉर्क मैंने यहाँ पे लिखी है माइनस एम बी इंटू थीटा। टॉर्क को लिख सकते हैं हम आई इंटू एल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। एल्फा को लिख लिया मैंने डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। तो ये अपने पास क्या बन गया, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। एंगुलर एसएचएम की जनरल इक्वेशन भी कुछ इसी तरह की होती है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो दोनों को हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पे हमें पता लगा कि ओमेगा जो आएगा वो क्या आएगा रूट एम बी बाय आई। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई रूट आई बाय एम बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि मेंस में एज इट इज सवाल पूछा गया इससे, है ना। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टाइम पीरियड निकल के आता था वो निकल के आता था इसी की तरह सेम, 2 पाई रूट आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय पी इंटू ई। यहाँ पर बस पी की जगह एम आ गया, बी ई की जगह बी आ गया। आज समझ में आ रही है। तो इस फॉर्मूले को अगर अपन याद रख लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अपने काम ही आ जाएगा अगर अच्छा प्रॉब्लम पेपर में पूछा गया तो। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम करेंगे अभी। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन अपना ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड है और ये हमसे जेई मेन 2022 में पूछा गया है। बहुत ही ध्यान से समझना इस प्रॉब्लम को, क्योंकि इसमें तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट पता चलेगा एंगल ऑफ डिप के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए कंपास निडल ऑसिलेट 20 टाइम्स पर मिनट एट अ प्लेस वेयर डिप इज 30 डिग्री एंड 30 टाइम्स पर मिनट एट अ प्लेस वेयर डिप इज 60 डिग्री। ये बोल रहा है कि कंपास निडल जो है वो किसी लोकेशन पे 20 बार ऑसिलेट करती है 1 मिनट पे और किसी और लोकेशन पे 30 बार ऑसिलेट करती है 1 मिनट पे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोकेशंस पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है ना। उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम रिलेट करते हैं समहाउ एंगल ऑफ डिप से। तो एंगल ऑफ डिप समझो पहले क्या है कि भाई मान लो कि ये अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हमेशा होते हैं, एक तो ग्राउंड के अलोंग दैट इज हॉरिजॉन्टल के अलोंग होता है एक, जिसको हम बोलते हैं BH, और एक होता है इसका कंपोनेंट वर्टिकल के अलोंग जिसको हम बोलते हैं B वर्टिकल BV। बी नेट मैग्नेटिक फील्ड ग्राउंड के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है उसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप। ये जो डेल्टा है, डेल्टा क्या है? अपना एंगल ऑफ डिप है ना। तो किसी भी फॉर्मूले में जो हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं कि अर्थ के सरफेस के अलोंग कितना मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो हम हमेशा क्या यूज करेंगे किसी भी फॉर्मूले में? BH यूज करेंगे, और यहाँ से BH हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू में कॉस डेल्टा, है ना। और ये B वर्टिकल कितना हो जाएगा? B साइन डेल्टा हो जाएगा। तो अब देखो, पहले हमें जो टाइम पीरियड गिवन था
टाइम पीरियड अगर बोले, यहाँ पे बोल रखा है 20 बार ऑसिलेट हुआ 1 मिनट में। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन कितने टाइम में हुआ। ओके, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ये एक ऑसिलेशन 3 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। ओके, सेकेंड केस में बोला हुआ है वो 30 टाइम्स 1 मिनट में ऑसिलेट किया। ठीक है, तो इसमें अगर टाइम पीरियड देखें तो 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 2 सेकेंड निकल के आ रहा है टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड का अपना फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था 2 पाई स्क्वायर रूट आई डिवाइडेड बाय एम इंटू बी, लेकिन बी की जगह क्या यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट आई बाय एम, और बी की जगह हो जाएगा बी कॉस डेल्टा। तो यहाँ पर एक चीज तुम देख रहे हो कि भाई हर केस में 2 पाई फिक्स, आई फिक्स, एम भी फिक्स है ना। चेंज क्या हो रहा है, बी चेंज हो रहा है और डेल्टा चेंज हो रहा है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टी की प्रोपोर्शनलिटी लिख ले रहा हूँ, ये आ रहा है 1 बाय रूट बी कॉस डेल्टा पे अपनी प्रोपोर्शनलिटी जा रही है। तो यहाँ से T1 बाई T2 जो आएगा अपना, वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर B2 cos डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय B1 cos डेल्टा 1। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दो, तो T1 बाय T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू B2 cos डेल्टा 2। cos डेल्टा 2 कितना था अपना, 60 डिग्री था, और cos डेल्टा 1 कितना था अपना, 30 डिग्री था। T1 बाय T2 का रेशियो देखो, यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, ये रेशियो मिल रहा है हमें 3/2। तो यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे, T1 बाय T2 का स्क्वायर दैट इज 9/4 B2 cos थीटा 2 दैट इज 1/2, और ये हो जाएगा B1 इंटू में cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मेरे पास देखो क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है B1 बाय B2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9√3, और यही अपने को क्या गिवन था, ये गिवन था 4/√n। हमें बताना था n की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से √n की वैल्यू निकल के आ रही है 9√3। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 9 का स्क्वायर दैट इज 81 इंटू 3, तो n की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाएगी 243, और यही अपना आंसर है। यहीं पर ये प्रॉब्लम भी खत्म। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया सवाल था, है ना, थोड़ा सा हटके सवाल है। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स। उससे पहले कुछ टर्म्स हमें समझने पड़ेंगे। पहला टर्म है मैग्नेटिक परमेबिलिटी दैट इज म्यू। इसको डिफाइन किया गया है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। ये हमें बताता है कि कोई भी मटेरियल स्ट्रांगली अलाउ करेगा मैग्नेटिक फील्ड को खुद से पास होने के लिए, या वीकली अलाउ करेगा। अगर कोई स्ट्रांगली अलाउ कर रहा है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और म्यू को कैसे डिफाइन किया गया है, बी नॉट डिवाइडेड बाय बी एम। बी नॉट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है कब, एयर में, डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना है कहाँ, मीडियम में। ठीक है, तो इस तरह से अपने किसको डिफाइन किया है, अपन ने म्यू को डिफाइन किया है। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी मतलब म्यू की वैल्यू किसके लिए, मीडियम के लिए, डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू किसके लिए, एयर के लिए। तो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ये सेम वैसा ही है जैसे हम पढ़ते थे एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, म्यू आर दैट इज परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, फिर अपने पास है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल H से। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सही बात भाई, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। कि मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को किस लेवल तक मैग्नेटाइज कर सकता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है ना। और B और H के बीच में क्या रिलेशन है, मीडियम के लिए B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, और वैक्यूम में B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, और अगर कोई अपने पास एयर फील्ड सोलिनॉइड है उसमें हमें बताना है, तो उसमें अगर हम डिफाइन करें एयर फील्ड है तो H नॉट डिफाइन करेंगे। H नॉट इज इक्वल टू B नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट से म्यू नॉट गया तो H की वैल्यू आ गई एन आई। याद रखेंगे कि भाई एयर फील्ड सोलिनॉइड के लिए H की वैल्यू होती है N इंटू आई, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज द करंट इन द सोलिनॉइड। सीधा सीधा सवाल पूछ लिया गया है जेईई मेन के अंदर। ठीक है, फिर अपने पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल कैपिटल एम से। ये क्या होता है भाई, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट गेट्स मैग्नेटाइज। कोई भी मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। द मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल
when placed in external magnetic field is called intensity of magnetization और simply magnetization, कि कितनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएंगी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को क्या बोल दिया गया, मैग्नेटाइजेशन। भाई एक मान लो n मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स आ गए, n डाइपोल क्रिएट हो गए जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया, तो हम बोलेंगे एक की डाइपोल मोमेंट है m, तो n की हो जाएगी n इंटू m, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को क्या बोल दिया, इसी को बोल दिया है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट भी होती है एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट है अपने पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मतलब ये रेशो है m और h का, किस किस का रेशो है, ये रेशो है बच्चों अपने पास m और h का, ये काट देना, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कैसे डिफाइन किया अपन ने काई को डिफाइन किया है एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स दैट इज h। तो काई m इज इक्वल टू m बाय h। काई को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, फिर हमें रिलेशन बताना है मैग्नेटिक परमिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब हमें म्यू और काई के बीच का रिलेशन चाहिए। तो देखो भाई, कोई भी अपने पास क्या है, एक सोलिनॉइड है और सोलिनॉइड के अंदर कोई मटेरियल भरा हुआ है ना, तो हमने देखा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलिनॉइड के अंदर वो क्या होगा, एक तो करंट की वजह से होगा, एक मैग्नेट में जो डाइपोल्स इंड्यूस हो गए होंगे उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, तो यहाँ पर वही है कि bm क्या है, फील्ड कॉन्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू मटेरियल की वजह से, और b नॉट क्या है, जो कि करंट की वजह से था। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा कि b क्या हो जाएगा भाई, b मैग्नेटिक फील्ड bm हो जाएगा म्यू नॉट इंटू m। ये किसकी वजह से है, ये है मटेरियल की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नॉट इंटू m। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड था b नॉट प्लस bm हो गया म्यू नॉट इंटू m। बी नॉट क्या है अपने पास, म्यू नॉट इंटू एच, और बी क्या है, म्यू इंटू एच, है ना। अभी देखा था ना बी और एच के बीच का रिलेशन क्या था, मीडियम के लिए म्यू इंटू एच, वैक्यूम के लिए म्यू नॉट इंटू एच, है ना। तो वही है कि भाई एयर फील्ड था तब मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था, इसको लिख लिया म्यू नॉट एच। अब मीडियम है तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एच, और बी एम इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट इंटू एम होती है। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ से एच कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 प्लस एम बाई एच म्यू एच, एच से एच भी गया तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, तो यहाँ से म्यू बाय म्यू नॉट क्या बन गया, 1 प्लस काई एम। तो म्यू बाय म्यू नॉट ही क्या होती थी, रिलेटिव परमिबिलिटी। तो रिलेटिव परमिबिलिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया अपने पास, रिलेटिव परमिबिलिटी इज 1 प्लस काई एम। और अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, म्यू की, म्यू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, दैट इज म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। ठीक है, तो म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी क्या आई अपने पास, रिलेटिव परमिबिलिटी आई 1 प्लस काई एम। अगर ये डेरिवेशन तुम्हें समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाला जो फॉर्मूला है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, म्यू आर क्या है यहाँ पर, रिलेटिव परमिबिलिटी, और काई एम क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इन्हीं के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक मटीरियल्स को। तो टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स, पहला होता है अपने पास कौन सा, पहला अपने पास आता है बच्चों डायामैग्नेटिक मटीरियल। तो डायामैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होते हैं, ये ऐसे मटीरियल्स हैं जिनके इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल खुद में कोई भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं देते। जैसे देखो अपने पास क्या था, ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल था, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल थे, लेकिन ये क्या थे, ये रेंडमली ओरिएंटेड थे, इस तरह से ओरिएंटेड थे सो दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या थी, इनकी 0 थी। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, दे गेट फीबली मैग्नेटाइज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड आर रिपेल्ड। ये क्या होंगे कि जैसे ही तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे इस डायरेक्शन में, तो ये सारे डाइपोल्स खुद को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अलाइन कर लेंगे और बहुत ही थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये मटेरियल क्या होगा, बहुत ही थोड़ा सा इसमें मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया ये मटेरियल, नहीं, वीक सी मैग्नेट बन जाएगा ये जो मटेरियल होते हैं। ठीक है, और ये क्या होंगे फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिपेल होंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। एग्जाम्पल क्या होते हैं, और ये एग्जाम्पल सीबीएसई वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, बिस्मथ, एंटीमनी, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, गोल्ड, एयर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, ये सब डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि देयर एटम और मॉलिक्यूल डू नॉट पोसेस एनी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ देयर ओन। यही वाली बात है कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है तो कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगी इस यूनिट की। बट जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ये फीबली मैग्नेटाइज हो जाते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होने लगते हैं। एज अ रॉड व्हेन सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एज अ रॉड हमने इसको क्या किया है, सस्पेंड किया है थ्रू अ थ्रेड।
दे सेट देयर लॉन्गर साइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपनी लॉन्गर साइड को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड अरेंज कर लेंगे, ठीक है। इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीक फील्ड। मतलब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगाओगे अगर, है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाएंगे, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन से वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये रिपेल हो रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर अपन ने एक डायमैग्नेटिक लिक्विड लिया था, किसी भी लाइक अपने पास एक कटोरी थी या पेट्री डिश जिसे हम बोलते हैं, है ना। फिर हमने क्या किया, एक मैग्नेट रख दी नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा था, इन दोनों रीजन में मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा था, इसीलिए लिक्विड यहाँ से भाग गया, क्योंकि वो रिपल हो रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, और यहाँ रिलेटिवली मैग्नेटिक फील्ड कम था सेंटर वाले रीजन में, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लिक्विड क्या हुआ, यहीं पर आके कलेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोला गया है, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू देम लेस देन दोज इन वैक्यूम। मान लो अगर इस रीजन में वैक्यूम होता तो यहां से ऐसा समझो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती थी। अब जैसे ही डायमैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे दूर भागने की कोशिश करती है ना, क्योंकि रेपल हो रही है। तो इसीलिए अब हो सकता है इधर से 5 ही लाइन पास कर रही हो, जो कि पहले 10 पास करती थी। इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है ना। इनकी ससेप्टिबिलिटी -1 से 0 के बीच में लाई करेगी। किसके बीच में लाई करेगी, -1 से 0 के बीच में लाई करेगी। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है भाई, हमने पढ़ा था म्यू आर जो है परमिबिलिटी होती है 1 + काई है। तो -1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ 0 होगा तो ये आ जाएगा 1। तो म्यू आर, इसकी मतलब जो परमिबिलिटी होगी, रिलेटिव परमिबिलिटी, वो 0 से 1 के बीच में होगी। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी और 0 से -1 के बीच में होगी। और इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। मतलब तो ये काई एम वर्सेस टेम्परेचर है, मैंने ग्राफ बनाया। काई एम इसके लिए क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए मैंने नेगेटिव काई एम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, मतलब -y पे इसको हमने बनाया है, ठीक है। तो इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, याद रखना। ओके, फिर अपने पास आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, these are those materials in which the individual atoms or molecule possess net non-zero magnetic moment of their own। ठीक है भाई, इनके जो इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल है ना, उनकी मैग्नेटिक मोमेंट तो है, मैग्नेटिक मोमेंट उनके पास है, लेकिन अगर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वो जो मॉलिक्यूल में ऐसे रैंडमली मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड है। सो डैट अगर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सारे जो भी मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं रैंडमली ओरिएंटेड है, और वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या दे देते हैं अपने को, 0 दे देते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, दे गेट फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड आर अट्रैक्टेड। जैसे ही तुम क्या करोगे भाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, ये सब के सब खुद को किस डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, है ना। और ये क्या होंगे, थोड़े सा मैग्नेटाइज हो जाएगा अपना मटेरियल, ऐसा नहीं बहुत हाई मैग्नेट बन जाएगा अपना मटेरियल, लेकिन हाँ मैग्नेट बन जाएगा अपना मटेरियल, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बन पाएगा लेकिन बन जरूर जाएगा। ओके, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही ये खुद को अलाइन कर लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट मटेरियल की क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट देते हैं इनिशियली, है ना। जब कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है तो क्या होता है, ये सारे डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और अपने को नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिलती है, 0। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही ये खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं भाई, अलाइन कर लेते हैं और अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जैसे ही तुम इस रॉड को सस्पेंड करोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये अपनी लॉन्गर साइड को पैरेलल टू फील्ड अरेंज कर लेगी। वही यहाँ पे दिखाया है कि भाई मैग्नेट को लटका दिया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को लटका दिया, तो इसने खुद को अरेंज कर लिया लॉन्गर साइड को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, जैसे ही तुम इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये जो मटेरियल है ये मूव करता है वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। वही फिर से पैरामैग्नेटिक लिक्विड लिया अपन ने और इसको हमने क्या किया, फिर मैग्नेट के पास रख दिया। मैग्नेट के पास इन वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा पैरामैग्नेटिक लिक्विड चाहेगा कि मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में रहूं, इसीलिए इस तरह की कुछ शेप ये गेन कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू देम मोर देन दोज इन वैक्यूम। भाई वैक्यूम में अगर यहाँ से 10 लाइन पास करती थी तो अब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखते ही हो सकता है इधर से 15 लाइन पास करने लगे। ओके, इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है लेकिन 1 से छोटी होती है। इनकी जो परमिबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है।
ससेप्टिबिलिटी क्या है 1 से छोटी छोटी, और परमेबिलिटी क्या है वो 1 से बड़ी है और 10 या 50 के आसपास रहती है, इससे ज्यादा नहीं जा पाती। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है इन मटेरियल्स की वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना। मतलब इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसी को हम बोलते हैं क्यूरीज लॉ, है ना। तो काईएम वर्सेस टी ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा, और ऐसा होता भी है। किसी मैग्नेट को अगर तुम आग में रख दोगे ना भाई साहब, कुछ टाइम बाद देखोगे कि वो मैग्नेट अब क्या रहेगी, हो सकता है अगर आयरन की बनी हो तो बस वो आयरन का पीस बन के रह जाएगी, मैग्नेट तो नहीं रहेगी। ठीक है भाई, तो इसीलिए इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से घटने लगती है। ओके, नेक्स्ट है अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। भाई ये मटेरियल्स क्या होते हैं पहले वो समझो। अपन ने क्या लिया है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पीस ले रखा है। इसमें क्या होते हैं कि इसमें होती है डोमेन्स। डोमेन मतलब एक ऐसा रीजन जहां पर सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ओके, ऐसे यहाँ पर किसी भी मटेरियल में बहुत सारे डोमेन्स होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन होंगे जहां पर सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में खुद को अलाइन करके रखे हुए हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है तो भी इनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होती है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं, नॉन जीरो होगी। ठीक है, और अगर तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सारे के सारे डोमेन्स खुद को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। सारे के सारे डोमेन्स या सारे के सारे डाइपोल जो एक डोमेन के अंदर है वो सब एक दूसरे को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। और ये डोमेन क्या है, डोमेन कुछ नहीं है, वो 10 की पावर 10 एटम्स है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक डोमेन बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये ऐसे मटीरियल है कि इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना भी दो तो भी क्या होता है, तो भी इनके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करती है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो अपने पास होते हैं ना बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही है वो, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा, फिर भी वो क्या है, मैग्नेटिज्म शो करती है। ठीक है, तो बार मैग्नेट किस मटेरियल की बनाते हैं अपन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बनाते हैं। ओके, और इनका एग्जाम्पल क्या है, आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। ओके, और इसमें भी क्या है, सेम पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह है कि जब तुम इनको एज अ रॉड सस्पेंड करोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो ये खुद को अलाइन करेंगे, कैसे, लॉन्गर साइड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये खुद को अलाइन कर लेंगे। ये भी क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वीक रीजन से किधर की तरफ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ, है ना। फेरोमैग्नेटिक लिक्विड लिया हुआ था, एक मैग्नेट लगा दी तो बहुत सारा लिक्विड क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन, दैट इज इन रीजन में आ गया, क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो हाई होती है और पॉजिटिव होती है ना। और रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो भी हाई होती है और पॉजिटिव होती है। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम क्या रखोगे, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दोगे तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस क्या कोशिश करेंगी कि मैं इस मटेरियल से पास कर जाऊं। ठीक है, ओके, तो यही यहाँ पर है। फिर क्या है कि इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो अगेन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है, और एक टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर, जिसके बाद जो ये डोमेन्स हैं वो सब ब्रेक होने लग जाती हैं और ये जो मटेरियल है वो अपना पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया काईएम अपना घटता गया लेकिन मटेरियल अभी भी फेरो था। फिर एक टेम्परेचर आता है टीसी, जिसे हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। इसके बाद जो अपना मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरो से पैरा में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरो से पैरा में। फिर इसकी जो काईएम है ससेप्टिबिलिटी वो दी जाती है सी टी माइनस टी सी, है ना। इसको बोलते हैं क्यूरी वीज लॉ। ओके, तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि डाया, पैरा और फेरो में क्या अंतर है। डायामैग्नेटिक में जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होगी और 0 से -1 के बीच में लाई करेगी। इनकी जो परमेबिलिटी है वो पॉजिटिव होगी बट 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। पैरामैग्नेटिक के केस में कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में जनरली लाई करती है, पॉजिटिव और स्मॉल होती है। परमेबिलिटी 1 से बड़ी होगी और 50 के आसपास तक ये जाती है ना। फेरोमैग्नेटिक के केस में जो परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी दोनों हाई होती है और पॉजिटिव होती है। तो एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, छोटा सा प्रॉब्लम है, बोल रखा है कि 4 मटेरियल दे रखे हैं ये और तुम्हें पहचानना है कि कौन पैरा है, कौन फेरो है, कौन डाया है, ये सब। तो पहले केस में ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है तो इट मींस ये कैसा मटेरियल होगा, ये मटेरियल तो भाई डाया ही होगा। दूसरे केस में ससेप्टिबिलिटी 1 से छोटी है और पॉजिटिव है, इट मींस ये भी डायामैग्नेटिक ही होगा। तीसरे केस में ससेप्टिबिलिटी काफी हाई है, 1 × 10 की पावर 5, इट मींस ये तो फेरो ही होगा। चौथे केस में जो ससेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव है और क्या है भाई, पॉजिटिव है और बहुत छोटी है, 1 से छोटी है, इट मींस ये कैसा मटेरियल होगा, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम जेईई मेन में भी पूछ लिए जाते हैं, इजी प्रॉब्लम है लेकिन हाँ पूछे जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं M वर्सेस H ग्राफ, दैट इज मैग्नेटाइजेशन
वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फील्ड ग्राफ। ओके, अभी अभी हमने पढ़ रहा था कि काई एम क्या होता है भाई, काई एम होता था एम बाई एच, तो यहां से मिल रहा है एम इज इक्वल टू काई एम टाइम्स ऑफ एच, है ना। एम को अगर हम वाई एक्सिस पे बनाए तो काई एम अपना क्या हो जाएगा, स्लोप, और एच बना देते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला कि स्लोप ऑफ एम वर्सेस मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फील्ड ग्राफ, वो हमें क्या देता है, ससेप्टिबिलिटी, डेट इज काई एम। तो ये एक छोटा सा हमें क्वेश्चन दे रखा है, अपने को एम वर्सेस एच ग्राफ दे रखा है दो मटेरियल के लिए ए और बी, हमें बताना है ए और बी पैरा है, डाया है, फेरो है, क्या है ये। ओके, तो पहली बात, दोनों का ही स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। भाई स्लोप पॉजिटिव है मतलब दोनों की ही ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, इट मींस इनमें से एक पैरा है, एक क्या है, फेरो है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ए का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू बी का स्लोप, इट मींस ससेप्टिबिलिटी ए की ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो किसकी ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है फेरो की, तो मतलब ए वाला मटेरियल है फेरो, तो बी वाला क्या बचा, बी वाला हो जाएगा अपना पैरामैग्नेटिक, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला टेबल बना दी है जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्मूलाज को कंपेयर किया है, एक बार इसको देख लेना तो बहुत फटाफट याद हो जाएंगे दोनों फॉर्मूले। ओके, फिर क्या है भाई, एक और क्वेश्चन, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा मटेरियल पैरा है, कौन सा मटेरियल डाया है। एक बात हम जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ भागता है और डायमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग फील्ड से दूर जाता है। भाई यहाँ पे जो मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से दूर चला गया, इट मीन्स ये कौन सा मटेरियल है, ये डायमैग्नेटिक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लिक्विड ऊपर चढ़ गया, लिक्विड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ आ गया इधर, तो ये कौन सा मटेरियल हो जाएगा, ये मटेरियल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है, द कोर्सिविटी ऑफ ए मैग्नेट इज 5 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर। कोर्सिविटी कुछ भी नहीं है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच का ही दूसरा नाम है, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर। बोल रहा है अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन अ सोलिनॉइड, कि सोलिनॉइड से कितना करंट पास करें। सोलिनॉइड की लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 150। इस तरह से पास करनी है सो डेट जो अपनी मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। कुछ नहीं करना, सोलिनॉइड जब भी बोल दे तो तुम्हें सिंपल फॉर्मुला लगा देना, एच इज इक्वल टू एन इंटू आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यहाँ पे तो टोटल टर्न्स दे रखे हैं अपने को 150, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल टर्न्स बाय टोटल लेंथ, तो हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको भी हम किस में यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे मीटर में, एल इज इक्वल टू 0.3 मीटर, तो हो जाएगा 0.3। तो इधर से ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज कितना आ जाएगा, 500 टर्न है पर यूनिट लेंथ। तो एच की वैल्यू रख देंगे 5 इंटू 10 की पावर 3, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 500 हो जाएगी, इनटू में आई। तो यहाँ से अपने पास करंट कितना निकल के आया, अपने पास करंट निकल के आ रहा है 10 एम्पियर। इट मींस हमें सोलिनॉइड से कितना करंट पास करना पड़ेगा, 10 एम्पियर करंट पास करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन हमसे जेई मेंस में पूछा गया है, जेई मेन 2022 में। अपने को दो स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। बोला डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती भाई, इसका काईएम तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर था, मतलब पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग। बोला है दूसरी स्टेटमेंट में द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन अ डायमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बिल्कुल सही बात है भाई, ये अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसीलिए अपनी जो स्टेटमेंट 1 है वो है इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फिर क्या दे रखा है, फिर हमसे बोला हुआ है कि द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 99, ससेप्टिबिलिटी किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की 99 बोली हुई है। बोला है परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल कितनी होगी, वेबर एम्पियर पर मीटर में। ओके, तो देखो कैसे करेंगे इसको करने के लिए अपन सबसे पहले लिखते हैं, क्या निकालना है हमें, परमिबिलिटी निकालना है। परमिबिलिटी मतलब म्यू की वैल्यू, म्यू हम जानते हैं म्यू की वैल्यू होती है म्यू नॉट इनटू में म्यू आर। ओके, और म्यू आर और काई में क्या रिलेशन है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, बोला था ना मैंने, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। तो म्यू नॉट की वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 1 प्लस काई कितना हो जाएगा 100, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -5। और ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है जेई मेन 2022 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला हुआ है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ठीक है भाई, 2 स्टेटमेंट हमें दे रखी है, पूछा हुआ है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। क्या बोला हुआ है, ससेप्टिबिलिटीज ऑफ ए पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात, काई जो है वो घट जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, किस केस में, पैरा और फेरो में। फिर बोला है डायमैग्नेटिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलपिंग मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। भाई डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने बोला था कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो जीरो होती है,
नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है अगर अपना क्लॉकवाइज, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। इसी वजह से ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो कैंसल आउट हो जाती है, मतलब स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है जेई मेन में। इससे बाहर चीजें कुछ भी नहीं जाने वाली है। जितना मैंने पढ़ाया है उसी को एक बार अच्छे से अपनी मेमोरी में फिट कर लो, और इसके बाद क्या करो, पीवाईक्यूज कर लो बस। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एचसीवी वगैरह कुछ भी नहीं करनी। ठीक है, तो इसी के साथ अपन इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके बच्चों।